हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपनी मनी इन बैंकिंग के डिस्कशन को। और दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि लीगल डेफिनेशन क्या है मनी की, और उसी के अंतर्गत हम लोग ये वाली बात कर रहे थे कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर के दो प्रकार क्या होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब बात करते हैं दूसरी मनी की डेफिनेशन पे जाने से पहले, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी पे जाने से पहले हम लोग एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है। अभिषा, यहाँ पर जो आप चेक के बारे में पूछ रहे थे उसके बारे में बात होगी, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ मनी जिसकी जो एक्सेप्टेंस है ना दोस्तों, वो ऑप्शनल है। यानी कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप करो, वरना आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। जैसे करेंसी नोट्स की पहले अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग करेंसी नोट्स की बात कर लें तो क्या करेंसी नोट जो है वो ऑप्शनल है? क्या हम इसको ऑप्शनल कह सकते हैं? क्यों? लीगल नहीं, ऐसा नहीं बोलो, बोलो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें, इसका क्या है? कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें तो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, और 1000 रुपए तक दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी की। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चेक, ड्राफ्ट। आप लोगों ने कॉलेज में कभी फीस की फॉर्म में डीडी बनवाया होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा, ईशा, राजश्री, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये हम बात करेंगे आगे चल के कि ये क्या है, चेक्स, ड्राफ्ट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दे आर इन यूज एस मनी। आप इसको दे सकते हो किसी को पेमेंट वगैरह या कुछ भी करने के लिए। जैसे मतलब मान लो कि एक चीज बताता हूं मैं आपको। आपने बैंड बाजा बारात मूवी देखी है, रणवीर सिंह की और अनुष्का शर्मा की, है ना। पहली सक्सेसफुल शादी जब वो जनकपुरी के अंदर दिल्ली में कंडक्ट करवा लेते हैं, और जब वो सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर्स बन जाते हैं, तो उनको हर कोई चेक देता है, राइट। हर कोई चेक देता है। जैसे उनको एक उनका जिंदगी का सबसे बड़ा चेक मिलता है 1 करोड़ रुपए का, है ना। जिसमें वो बड़ा खुश होता है कि यार इसमें तो 7 जीरो होते हैं कि 8 जीरो होते हैं, है ना। ये जो चेक होता है, अब उनको एक छोटा सा एक टुकड़ा मिलता है, तो रणवीर सिंह बड़ा कंफ्यूज होता है उसके अंदर कि यार ये तो इतने से ये पकड़ा के इसमें पैसे कहाँ हैं, है ना। तो ये बैंक में देने होते हैं, और उसके बाद आपके ट्रांसफर हो जाते हैं बैंक के अंदर पैसे। चलो इसको छोड़ो, अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है वाली, तो केबीसी तो देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। जितना भी अमाउंट पर्सन जीत कर जाता है, तो अमिताभ बच्चन उसको सिग्नेचर करके वो चेक देता है, ठीक है। और वो पैसे, चेक से क्या होता है, चेक एक पैसे ही हैं जो कि आप चेक जाके अपने बैंक की ब्रांच में जाओगे, वहाँ पर दोगे, काउंटर पे जाके एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा, और वो फिर विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस कि आपका बैंक को कितना टाइम लगता है। लेकिन अब इसके पीछे कोई लीगल सेंक्शन नहीं है। ये डीडी के पीछे, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे, चेक के पीछे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे, इसके पीछे कोई लीगल सेंक्शन नहीं है। लीगल सेंक्शन का मतलब क्या है? सरकार ने किसी भी, ध्यान से सुनना, सरकार ने किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के माध्यम से, सरकारी डिसीजन, सरकारी ऑर्डर के माध्यम से इसको लीगल टेंडर नहीं बोल रखा है कि पर्सन हैज टू एक्सेप्ट दिस, और इतनी लिमिट तक तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई पर्सन आपको चेक ऑफर कर रहा है, आप उसे मना कर दो, तो पर्सन आपसे ये नहीं बोल सकता कि हाँ जब मत ले, अब जब कोर्ट से ले लियो। इस केस में आप पर्सन की चड्डी आराम से उतार सकते हो। पीपल कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन डिस्चार्ज ऑफ डेट और इन पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, के भैया चेक मेरे तो ले लेना, मुझे तो डीडी नहीं चाहिए। इट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट डेट द इशूअर ऑफ द मनी कमांड। क्यों? दिक्कत एक ये भी रहती है कि आप किसी से चैटे जा रहे हो, भाई मेरे पैसे कब देगा, भाई मेरे पैसे कब देगा, भाई मेरे पैसे कब देगा, इतना टाइम हो गया है, ठीक है। बात फिर कलेश पे उतरने वाली है। तो सामने वाले पर्सन ने आपकी इस बात को करते हुए चेक दे दिया। अब आपने चेक लगाया, बैंक के अंदर जाकर डिपॉजिट कर आए, और वो चेक हो गया बाउंस। नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बैंक के अंदर पैसे नहीं थे, उस पर्सन ने ऐसे ही दे दिया था साइन करके आपको,
इतना इतना अमाउंट डाल के, इसलिए उसको बोला जाता है दैट दिस इज इशूड एंड एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। अब यहां से क्या बात निकल कर आती है, ट्रस्ट लाइन को मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? अच्छा, ये जिस जिस पे मैं मार्क करता हूं ना प्रतिभा और राष्ट्रीय, जिस जिस पे मैं मार्क करता हूं, तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा गोले बनाने का मन करता है कहीं भी तो मैंने गोले बना दिए। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग एनालिटिकल एंगल से पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, मेंस में और फिल्म्स के अंदर। ठीक है, एग्जामिनर का दिमाग यहां पर चल सकता है अच्छा खासा। अब देखो, एक मैं बात बताता हूं आपको, प्रीलिम्स में कल को ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। जब मैं प्रीलिम्स बोल रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स ओनली, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल, हर एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बात यहां पर यह है कि अगर कल को एक क्वेश्चन आ जाए आपको कि इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, कि जिसमें दिस पर्टिकुलर थिंग, विच अमंग द फॉलोइंग थिंग्स आर एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट दैट द इशूअर ऑफ मनी कमांड्स। लोगों की आधी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे लोगों के, अगर ये अंग्रेजी की ऐसी टर्म बनकर आ गई। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट दैट द इशूअर ऑफ द मनी कमांड्स, वो समझ ही नहीं पाएंगे। और इसका हिंदी अनुवाद तो बगल में और कठिन लिखा होगा, चेक के लिए पता नहीं क्या हिंदी लिखी होगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए पता नहीं क्या हिंदी लिखी होगी। तो आप ध्यान से मार्क करना कि अगर आपको ऑप्शन आए चेक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, दिया जाता है, लिया जाता है, ड्राफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, लिया जाता है, दिया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, लिया जाता है, दिया जाता है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक होंगे अगर पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डाले गए कि इनमें से क्या चीज ट्रस्ट के बेसिस पर एक्सेप्ट करी जाती है डेट द इशूर ऑफ द मनी कमांड्स। जिसने आपको मनी इशू करा है उसके इस चीज को देने के लिए, कमांड मतलब यहां पर क्या है, वो चेक दे रहा है आपको, ड्राफ्ट दे रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, और वो इस ट्रस्ट के साथ आपको भरोसा दे पा रहा है, यस अगर तुम इसे बैंक में डालोगे तो मेरे बैंक में पैसे जो कि तुम्हारे बैंक में पहुंच जाएंगे, इससे मैं साइन करके दे रहा हूं उसे। तो ये होते हैं चेक्स, ड्राफ्ट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। शाइनी, क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? कहां देखता है, कहां दिखता है, कहां मिलता है? हाँ, काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट होता है, कागज का टुकड़ा होता है कुल मिलाकर, जिसके ऊपर एक अमाउंट लिखा होता है कि यहाँ ठीक है भाई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जनरली जैसे आप क्या है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं ना, समुद्री व्यापार हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट से कोई चीज़ आ रही है, कोई कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रही है, बहुत बड़ा बड़ा सामान उनका जा रहा है, और ट्रांजेक्शन्स लाखों करोड़ों के अंदर है ना शाइनी, तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दिन भर में फिर इतना इतना पैसा रोटेट होना और वो करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। कभी नेट काम नहीं कर रहा, कभी बैंक जो है उसका सर्वर डाउन है ना, बार बार चेक वगैरह लगाना, फिर उसकी भी एक लिमिट होती है महीने के एंड में, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बल्क में आप अमाउंट मतलब दे सकते हो, है ना, और वो भी पेपर टाइटल ही होता है। और ये जनरली उसके लिए होता है राष्ट्रीय यूज के, मान लो कि ट्रांजेक्शन आपके और मेरे बीच में हैवी अमाउंट की चल रही है, तो एक दो ट्रांजेक्शन अगर पीछे भी चल रही है ना, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने आप तक सामान पहुंचा दिया है और आप मुझे कह रहे हो कि पेमेंट मैं कुछ दिन के अंदर कर दूंगी, कुछ दिनों बाद भेज दूंगी, और करोड़ों रुपए आपने देने हैं, मतलब मान लो मेरे को, लेकिन हमारे बीच में 10-15 साल से ट्रांजेक्शन चली रही, तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर एक दो आइटम मैं आपके पास एडवांस में भी भेज देता हूं तो आप मुझे दे दोगे बाद में पैसे, कोई बात नहीं। तो उस चीज में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे देते हो मुझे, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि चेक, ड्राफ्ट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझा दो, रेलेवेंट जगह पर इसके बारे में मैं बात करूंगा। एंड माइंड यू, इस चीज को भूल मत जाओ, यहां पर हम एक डेमो ले रहे हैं मनी एंड बैंकिंग का। 84 पेजेस का नितिन सिंघानिया के अंदर गिवन है, अभी 80 पेजेस हमें वहां से भी कंटेंट प्रिपेयर करना है अभी। तो इतना कंटेंट दूंगा, इतना कंटेंट दूंगा कि परेशान हो जाओगे भाई, इतने हैवी तो क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे जितना आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शंस। मनी के जो फंक्शंस है उसके टर्म्स में इसको डिफाइन करा जाता है। अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है, बहुत अजीब सी चीज है ये, पैसा वो है जो पैसा करता है, मनी इज दैट विच मनी डज। पैसा वो है जो पैसा करता है, तो क्या करता है पैसा? पैसे के 4 फंक्शंस हमने पढ़े थे। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज
अगर किसी भी चीज का, किसी भी गुड एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो पैसे ने उस एक्सचेंज को इजी बनाया है। ये बेसिक प्राइमरी फंक्शन है मनी का। इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी कमोडिटी की कीमत को अगर हमें मेजर करना है, ठीक है, तो हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी कि चीनी को केजी में तौला जा सकता है, दूध को लीटर में तौला जा सकता है, ऐसी किसी भी कमोडिटी या सर्विस को तौला जा सकता है पैसों के टर्म्स में। और ये जब पैसा इन्वेंट हुआ, ये चीज उसी से पॉसिबल है। अब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे फीस देते हो, तो ये मेरे कोर्स की फीस या मेरे पढ़ाने की फीस कितनी है, वो मेजरमेंट पैसे की टर्म्स में करी जा सकती है। इट इज अ स्टैंडर्ड कि किसी भी कमोडिटी को वैल्यू देनी है, जो भी देनी है, अगेन इट इज अ स्टैंडर्ड एंड इट इज अ स्टोरिंग वैल्यू भी होती है इसकी, कि स्टोरिंग यूटिलिटी भी होती है इसकी, कि आप पैसे को स्टोर करके रख सकते हो। बार्टर एक्सचेंज के अंदर जैसे फल, सब्जियां वगैरह ये सब सड़ जाते थे, गल जाते थे, उनकी यूटिलिटी खराब हो जाती थी, फिर जब सामने वाला पर्सन उसको रिजेक्ट करने से मना भी कर सकता है। लेकिन यहां पर स्टोरिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पैसों को आप स्टोर करके रखो आराम से, बैंक में रखो, कहीं पर भी रखो, अलमीरा के अंदर रखो। नोट तो पुराने भी लोग तभी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे। तो ब्रॉडली एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ डेट एंड एज पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये मनी की डेफिनेशन के अंदर आता है। और ये वाली डेफिनेशन हमने देख चुकी है। मतलब जो हमने सबसे पहले शाइनी बात करी थी ना मनी की डेफिनेशन के बारे में, यही है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था और जब मनी पहली बार कंसेप्ट आया था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, इसे हमने पढ़ा था ना कि मनी वो है। अभी मैं जब प्रीवियस लेक्चर मैंने स्टार्ट करा, मैंने तब भी वहां पर ये वाली चीज बोली शिवांगी, है ना, कि इट इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ डेट एंड आपको कोई भी कर्जा चुकाना है, कोई भी पेमेंट देनी है, कोई भी राशन लेकर आना है, कुछ भी है, निब्बे निब्बी के साथ घूमने के लिए उसके बाइक में पेट्रोल डलवाना है, उसको कोई भी है, गिफ्ट देना है आपको, वो मनी है। ऑल्टरनेटिवली, if a good is generally accepted in payment and is if a good is generally accepted in payment and is generally used as a medium of payment, it should be treated as money, भले ही उसका कोई भी लीगल स्टेटस हो, चाहे वो लीगली माना जाए कि नहीं माना जाए। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, मेरे लिए मनी सर्व कर रहा था मेरी बंदी की 5 करोड़ किस्सियां, जो वो प्यारा सा लिप बाम लगा के मुझे दे रही थी। लेकिन अगर हम लीगल स्टेटस को हटाते ना, लीगल टेंडर और उसकी बात ना करें, क्योंकि हम क्या पढ़ते थे, लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन क्या भाई, ऐसे तो सरकार तो ऐसे तो बहुत कुछ कहती है। सरकार या प्रशासन मेरे और मेरी बंदी के प्यार से महान थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर मैं किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं एज मीडियम ऑफ पेमेंट, देन दैट इज जनरली यू, तो उसको मनी माना जा सकता है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। नायक मूवी देखी है, अनिल कपूर जिसमें एक दिन के लिए सीएम बनता है, देखिए? तो नायक मूवी देखी है सबने, बताओ? तो आप लोगों का गवारपन दूर हुआ। नायक देखिए आपने, जिसमें वो एक दिन के लिए सीएम बनता है, ठीक है? क्या होता है जब वो भेष बदल के नहीं चाहता कि उसके उसके साथ गार्ड्स इधर उधर जाते फिरते फिरे, गांव में जब वो मंजरी से मिलने जाता है, रानी मुखर्जी से, तो वो भेष बदल के जाता है। उसे रास्ते में चूड़ी वाली मिलती है जो चूड़ियाँ बेच रही होती है। तो वो कहता है कि पैसे तो लाना भूल गया। तो वो कहती है ऐसे कैसे दे दूँ चूड़ियाँ मैं तुम्हें। तो वो अपना भेष दिखाता है कि वो शिवाजी राव है, और उसके हाथ पे अपने सिग्नेचर कर देता है। तो वो पैसा भूल गई वो बंदी, खुश होकर वो पैसा भूल गई। अब सौगंधा, तो यू आर अ फुटबॉल लवर, है ना, मेसी तुम्हें बढ़िया सी किस्सी दे दे, या कोई भी तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, तो पता चला तुम तो अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दो। यहां पर लीगल, मतलब मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं, आप लोगों को कोई फनी लग रही होगी, दिस इज नॉट टाइम वेस्टिंग एंड फनी। बात को समझने की कोशिश करो। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी वो चीज है जिसको सरकार बैकिंग दे रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को तो बैकिंग नहीं दे रही है ना, फिर भी लेकिन दो लोगों के बीच में उसका आदान प्रदान हो रहा है। भाई आप किसी 5 स्टार के अंदर होटल के अंदर खाना खाने गए, यू आर फीलिंग वेरी ऑड, यार मेरा पैसा मैं लाना भूल गई और घर वाले फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और मुझे घर वालों को बताना भी नहीं है कि मैं इस निब्बे के साथ आई हूं यहां पर सूप पीने या खाना खाने, क्योंकि हमें सो कॉल्ड
क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था यहाँ पर, और घर वालों को पता लगा तो जिस 5 स्टार 7 स्टार के अंदर आई हूं उतने बार स्पैंग कर करके मारेंगे मुझे। तो अब आपने वहां पर अपनी घड़ी उतार कर दे दी, या फिर सुगंधा ने क्लचर खोल के बाहर हिला हिला कर दिखाती है कि भैया देखो अभी डांस करके दिखाती हूँ मैं आपके लिए, शकीरा शकीरा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इसे। क्या दिक्कत है आपकी घड़ी को, आपकी अदाओं को? यहाँ पर लीगल स्टेटस भले ही ना हो, अब सरकार ने बोल रखा है कि जहां पर आप खाना खाने जा रहे हो, आपके साथ कोई बंदी हो, पेमेंट ना हो तो उसके क्लचर खोल के कृपया करके बाल हिलाकर दिखा देना उसको, तो पैसा माफ हो जाएगा। ये लीगल बैकिंग है। इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, आपने देखा होगा। एक और बात मैं एग्जांपल बता देता हूँ उसका, कि भैया आप मुझसे पैसे मत लो, वो एक बंदी गई कॉफी स्टोर में या कहीं पर भी, भैया आप मुझसे पैसे मत लो और मैं आपके साथ आपकी फोटो पोस्ट कर देती हूँ आपके इस ब्रांड का नाम डालकर, और मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ, मेरी लैंग्वेज में कोलैबोरेशन बोलते हैं कि आप कोलैबोरेट कर लेना और वो करके ऐसा कर लेना। अब मेरे पास जैसे बड़े सारे प्रोडक्ट आते हैं यूट्यूब से, तो वो दो चीज़ें बोलते हैं, या तो तुम गुड रख लो, मतलब जो प्रोडक्ट आ रहा है वो रख लो, या तो तुम पैसे ले लो। तो जब मुझे लगता है कि हाँ यार ये अच्छा आइटम है और मुझे सिर्फ 60 सेकंड की वीडियो बनानी है और महंगा आइटम है, तो मैं बोलता हूँ चल सामान रख लूँगा। जब मुझे लगता है ठीक है ये वाले आइटम तो आ चुके हैं, फिर मैं बोलता हूँ मुझे पैसा भिजवा दो। तो दिस इज द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, कि मतलब मनी का ये फंक्शन है, तो समझने की कोशिश करो, फनी वे में इसको लेकर मत जाओ, वो तो एग्जांपल देने का एक तरीका है। दिस इज नॉट टाइम वेस्टिंग चीज। बात ये है देखो राष्ट्रीय, कि कोई भी चीज अगर दो लोगों के, दो पार्टीज के बीच में एक्सेप्टेबल है, इफ सर्टेन गुड, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, इफ अ गुड इज बीइंग एक्सेप्टेबल इन पेमेंट, ठीक है, देन दैट इज ऑल कैन बी यूज एज द मीडियम ऑफ पेमेंट। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, सुल्तान मिर्जा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। पूरा मुंबई बंद होता है, कंगना रनावत एक एक्ट्रेस होती है, उससे मिलने के लिए मुंबई में, आई थिंक अमरूद को पेरू बोलते हैं, उस मूवी में भी वो पेरू ही बोलता है। तो पूरा मुंबई बंद होता है, बाजार बंद होती है, सुबह कुछ नहीं मिलता, कहता है गिफ्ट खरीदो। तो वो एक अमरूद को खरीदने के लिए, एक गुआवा को खरीदने के लिए, वो बोलता है 4 आने का, फिर बोलता है सोच के देख, ये शाहजहां ने मुमताज को खिलाया था, तो वो ऐसे ऐसे करके सिनेरियो बनाते हैं कि अब इसकी कीमत कितनी है, ठीक है, ये एडम ने ईव को खिलाया था, मान ले दुनिया का ये पहला, ये आखिरी अमरूद है और पहला अमरूद है, अब बता इसकी कीमत कितनी। तो वो बोलता है 400 रुपए का एक, तो वो खरीद लेता है इसे। अब ये कीमती बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे देखा करो पिक्चरों को, एप्लीकेशन बेस्ड, कि ये नहीं यार, यार इसके अंदर यार पिक्चर देखने ऐसे मत बैठा करो जब तुम लोग बैठते हो यार, हॉट सीन कब आएगा यार वो वाला यार। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी को हम लोग कितने वे में क्लासीफाई कर सकते हैं? मनी इज जनरली क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, क्रेडिट मनी, फियाट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। These terms are extremely important and this is a very 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 important topic। ठीक है, देखते हैं इसको। स्टैंडर्ड मनी या स्टैंडर्ड कॉइन्स क्या होते हैं? मनी अगेन इज अ पेपर करेंसी, कॉइन्स आर सिक्के, मेटेलिक मनी। स्टैंडर्ड कॉइन्स रेफर्स टू दोज कॉइन, ध्यान से सुनना, जिनकी फेस वैल्यू इक्वल हो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू से। इनको हम लोग बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। अब समझने वाली बात यह है यार, ये फेस वैल्यू और ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 1 मिनट के लिए रुकते हैं जरा। मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना, फुल डेडिकेशन फुल फोकस के साथ सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। हम लोग जब से बड़े हुए हैं, हम सारे के सारे लगभग एक ही जनरेशन और आसपास के एक ही एज ग्रुप के लोग हैं, हम सारे के सारे, ठीक है। जब से हम बड़े हुए हैं, ये सिक्का बचपन से लेकर अभी तक हमने बहुत देखा है। सौगंधा भी जब बगल वाली दुकान पर अपने निब्बे से मिलने जाती थी, तो वो बंटा की बोतल पीती थी इससे 5 रुपए के सिक्के को यूज करके, ठीक है।
अब लेकिन सुगंधा बढ़ी हुई और वो निब्बा भी दूर हो गया। तो अब सुगंधा ये वाले सिक्के देखती है पतले पतले से। अब इनमें वो वाली बात नहीं रही जैसे कि अब उसके बंदे में बात नहीं रही। ठीक है, पहले ये था ऐसा सिक्का और अब कुछ ऐसा बन गया है, पतला सा ये सिक्का। ठीक है, तो ये वाले सिक्के हमने बचपन से देखे हैं। अब क्या हुआ, इंसान अपने आप में इतनी हरामखोर जाती है कि इंसान को जो जरिया मिल जाए ना कमाने का, तो वो अपने बाप को भी बेच डाले। बताना क्या चाह रहा हूं, ये जो सिक्का है ना, ये सिक्का, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का लोहा यूज होता था, मेटल। अच्छी क्वालिटी का मेटल यूज होता था। अच्छी क्वालिटी का मेटल का मतलब ये है कि जो भी पदार्थ यूज होता था वो काफी अच्छी क्वालिटी का यूज होता था। खबर आती है हमारे देश में कुछ साल पहले, भाई ये सिक्के ना बोरियों में भर भर के अनलिमिटेड तादाद के अंदर बांग्लादेश जा रहे हैं सिक्के। और शाइनी कौन पहुंचा रहा था इनको बांग्लादेश? सच सच बता दो। ये दो, तो दोस्तों ये स्टूडेंट है हमारी शाइनी डे, ये बच्चे सप्लाई करती है बांग्लादेश में। तो तो बच्चों का धंधा इसका बाद में प्रमोट हुआ, पहले ये 5-5 रुपए की सिक्के सप्लाई करती थी बांग्लादेश में। ठीक है, और ये यहाँ फाउंडेशन कोर्स में क्या कर रही है, सजा काट रही है। ये मेरा प्राइवेट जेल है, इसमें ये सारे लोग ऐसी सजा काटते हैं। जैसे मयूर याद है वो मजनू भाई क्या काटते थे वेलकम में सजा। ठीक है, नेवर माइंड। काफ़ी लोग को लगता होगा टाइम वेस्टिंग बातें करते रहते हैं, लेकिन बेटा कोर्स मेरा तो बात भी मैं करूँगा, अपनी शक्ल लेके दूर हो सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सिक्के यूज़ होते थे। अब हुआ क्या, तो क्या हुआ दोस्तों, ये वाले जो सिक्के थे ये देखा गया बहुत भारी मात्रा में बांग्लादेश जा रहे हैं 5 रुपए के सिक्के। क्या बनाने के लिए? रेजर ब्लेड बनाने के लिए। ये वाली जो ब्लेड है दोस्तों, ये बनाने के लिए 5 रुपए की सिक्के की बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हो रही थी, बोरियों में भर भर के जा रहे थे। तो इंडियन एजेंसीज को पता लगा यार ये क्या हो रहा है कि 5 रुपए के सिक्के ये कहां जा रहे हैं। तो पता लगा इस प्रकार की ब्लेड बनाने के लिए सिक्के यूज हो रहे हैं, इस प्रकार की ब्लेड बनाने के लिए। यार तो ये देखा गया इससे इनको क्या फायदा, ये तो 5 रुपए का सिक्का है। ये तो ये वाला सिक्का तो, ये तो 5 रुपए का सिक्का है, इससे वो ब्लेड बनाने से क्या होगा? तो देखो, जो दोस्तों ये रेजर ब्लेड्स होती है ना, ये जनरली आप जब भी जैसे कोई पैक लोगे, जैसे आपने जिलेट का पैक लिया या कुछ भी लिया, ठीक है, इसके अंदर 5 निकलती हैं, ऐसे 5 पैलेट्स निकलते हैं। मतलब ये वाली रेजर ना आपको 5 मिलेंगी ऐसी। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। ये वाली रेजर आपको इस डिब्बे के अंदर ऐसी 5 मिलेंगी। मतलब एक ये छोटा सा डब्बा है, जितने भी रुपए की इसकी कीमत हो, ये इसमें 5 निकलेंगी ऐसी। इस सिक्के से लगभग ये 5 बन जाती थी, 5 रुपए के सिक्के को पिघलाकर ये 5 ब्लेड्स ऐसी बन जाती थी। और उसकी कीमत लगभग 15 रुपए, 20 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए भी है। तो चलो मतलब प्रॉफिट मुनाफा डबल हो गया, डबल हो गया। कि अगर मान लो ये 5 करोड़ सिक्के कहीं से बंदोबस्त हो गए इंडिया से, तो मुनाफा 10 करोड़ का है। मुनाफा 10 करोड़ का है। कहना क्या चाह रहा हूं, ये चीज हुई कैसे पॉसिबल, मतलब ये क्यों चल रहा है हमारे लेक्चर के अंदर ये एकदम से ये वाली बात मुद्दा उठा कैसे? तो चलो समझते हैं इसे। यहां से शुरुआत होगी आपके कंसेप्ट की, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या हुआ था या होता क्या है, और ये वाली बात भी कि जैसे सौगंधा का निब्बा चेंज हो गया, तो ये 5 रुपए का सिक्का ऐसे से ऐसा कैसा बन गया। और ये सरकार हर सिक्कों को नए नए ऐसे रंग रूप में क्यों निकालने लगी। और अब इनमें वो वाली बात नहीं है, इनमें वो वाली बात नहीं है जो इसमें बात हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा क्यों? फिर से देखो इसको। स्टैंडर्ड मनी या स्टैंडर्ड कॉइन्स दोस्तों वो कॉइन्स होते हैं जिनकी फेस वैल्यू, क्या लिखा है इसकी फेस वैल्यू पे, क्या लिखा हुआ है, ये कितना वो है, नंबर कितना है ये? 5 रुपीज। जिनकी फेस वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो
उनकी इंट्रिंसिक कमोडिटी वैल्यू से। अब समझ के देखो इसकी धांधलेबाजी क्यों हो रही थी, इसकी स्मगलिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए थी और इसको पिघलाकर कितने रुपए का लोहा प्राप्त हो जाता होगा मयूर? नहीं नहीं, मतलब मिनिमम कितने का हो जाता होगा लोहा प्राप्त? 5 का। मतलब इतना समझने की कोशिश करो दोस्तों, इतना मेटल था इसके अंदर। आप तो जानते ही हो, आपने इसको साइड से अगर देखा हो, थोड़ा सा मोटा सा होता है ये सिक्का, देखा तो होगा ही आपने, सबने पकड़ा तो होगा ही इसको। ये देखो, और थोड़ा सा ये पुराना हो जाए ना तो जंग चंग भी लग जाती थी इस पे, जंकिश हो जाता था थोड़ा सा। दिस शोज भैया मेटल अच्छी खासी क्वालिटी का। लेकिन आजकल ये सिक्के इन पे कुछ नहीं होता ऐसा कि जंग वंग सी लग रही है। इसके बारे में बात करते हैं। तो यार सरकार को लगा कि अगर हम ना हमेशा फेस वैल्यू को अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर बन के सिक्के लगाएंगे ना, मतलब मिंट करवाएंगे ना। और मैं सरकार क्यों बोल रहा हूं, सरकार को क्यों लगा, मैं आरबीआई क्यों नहीं बोल रहा हूं यहां पर, शिवानी क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पर कि आरबीआई को ऐसा लगा। हाँ, और अगर ये करेंसी होती तो, अगर ये करेंसी होती तो कौन सी वाली, कौन सी वाली, कौन सी वाली इशू करते, बियॉन्ड 1 रुपी नोट, ठीक है। तो क्या है, सरकार को ये लगा कि जब जब ये लोग फेस वैल्यू को इक्वल रखेंगे एक सिक्के की इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो यार उसको पिघला कर लोहा वगैरह पदार्थ बनाकर बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। और इसको, ऐसे सिक्कों को कहा जाता है फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। अब आने वाली सरकारों को यह लगा, स्पेशली जो करंट गवर्नमेंट है, वो तो पैसा हर चीज में जहां उनका बच रहा हो तो वो बचाते हैं। इनको ये लगा यार ओरिजिनल मैटर डालने की क्या जरूरत है सिक्के के अंदर, एक तो उसकी स्मगलिंग भी होएगी और मिंटिंग में पैसा भी खर्च होगा, लागत ज्यादा आएगी एक सिक्के को मिंट करने के अंदर। 5 रुपए का तो धातु यूज हो रहा है उसके अंदर और 5 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो हमें क्या बच रहा है? ये तो कर्जे वाली बात है ये तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, दिमाग लगाया किसी ने कि सर जी काम करते हैं हम लोग, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पता है? तो इन्होंने बोला हाँ पता है। उन्होंने बोला कि आपने वो सुना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते थे? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कि ब्रॉन्ज नेचुरल तरीके से अर्थ में कभी नहीं मिलता, ब्रॉन्ज को बनाया जाता है। बताओ तुम लोग कैसे बनाया जाता है ब्रॉन्ज को, क्या क्या मिक्स करके? टिन प्लस कॉपर। ब्रॉन्ज क्या नेचुरली मिलता है कभी अर्थ में? कॉपर एंड टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो फिर पीछे से आवाज आती है अरे भाई कहना क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला सर, दो धातु को जब मिक्स करके बनाएंगे ना तो चमकेगा भी ज्यादा, सुंदर भी लगेगा, जंग भी नहीं पड़ेगा और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा फेस वैल्यू, उन्होंने कहा सर माए बाप हमें 5 क्या, उस पर 5 करोड़ लिख दो। तो सरकार के दिमाग में आइडिया जागा, टॉक करके यार ऐसे तो फिर 20 रुपए के सिक्के भी लाए जा सकते हैं। तो ऐसे करते करते सरकार ने मिंटिंग शुरू करी सिक्कों की, अलग अलग मेटल्स को, धातुओं को मिक्स करके, ताकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू को गिराया जा सके, वरना धांधलेबाजी होती रहेगी। अब समझ में आया? पहले बताओ, आगे पढ़ाने से पहले बताओ, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का माजरा समझ में आया? तो मुझे इसमें से अब ये बता दो कि जो पहले वाला जो 5 रुपए का सिक्का था, ये मैंने क्यों दिखाया आपको, एक मिनट रुकना। ये पहले वाला जो 5 रुपए का सिक्का था, यहां पर अगर फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि कमोडिटी वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू अगर सेम हो, कुछ भी कह लो आप इसको, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, अगर ये सेम हो, इक्वल इक्वल हो दोनों, तो ये तो होगा फुल बॉडीड मनी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये लेफ्ट वाली पिक्चर फुल बॉडीड मनी है या राइट वाली पिक्चर फुल बॉडीड मनी है? फुल बॉडीड मनी ये है या फुल बॉडीड मनी ये है? कौन सा, सिल्वर वाला कि गोल्डिश वाला? सिल्वर वाला। तो क्या हम ये कह सकते हैं
कि आज के टाइम में जो जो सिक्के यूज होते हैं जनरली शाइनी ऐसे ही दिख रहे हैं ना सारे हमें, मतलब पतले पतले से और वो करके मिक्स होकर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने फुल बॉडीड मनी को विड्रॉ करने का प्लान बना लिया है और फुल बॉडीड मनी सर्कुलेशन में ज्यादा नहीं है? बिल्कुल, ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये कल को स्टेटमेंट आ गई ना कि फुल बॉडीड मनी आज भी सर्कुलेशन के अंदर है, फुल बॉडीड मनी ही सर्कुलेशन के अंदर रहता है, तो एग्जाम में बैठ के आप सोच रहे हैं भाई फुल बॉडीड मनी क्या होता है यार, ये पूरी बॉडी तो मेरी भी है, सिक्के की भी तो होती है पूरी बॉडी। मनी इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। समझते हैं आप इन दोनों को, हमने तो काफी चर्चा कर ली वैसे इसके ऊपर, लेकिन चलो फिर भी ये राइटर क्या बोल रहे हैं थ्योरेटिकली एक बारी अंग्रेजी अनुवाद जान लेते हैं इसका। फेस वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू रिटन ऑन द फेस ऑफ यूनिट ऑफ मनी। क्या लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 5। फॉर इंस्टेंस फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट इज इक्वल टू 100 रुपी। वो अलग बात है कि ये सिर्फ एक पेपर है, ये सिर्फ एक पेपर है। जैसे इसको छोड़ो, यहां पर ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये हमारे सामने एक 2000 रुपए का नोट है, ओके। इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2000, ठीक है। हाँ हाँ, अंग्रेजी सुन ली शाइनी, ठीक है। 2000 फॉर इंस्टेंस फेस वैल्यू ऑफ 2000 रुपी नोट और 100 रुपी नोट इज इक्वल टू 100 रुपी इन स्पाइट ऑफ जस्ट अ पेपर। ये पेपर तो है शाइनी, पेपर तो है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसको बनाने की लागत जो शाइनी आई होगी वो 2000 रुपए आई होगी क्या? कितनी भी आई हो, मतलब वो उसको छोड़ो मयूर, लेकिन क्या 2000 रुपए आई है ये? इसके अंदर जो पेपर यूज हुआ है, इस नोट में जो पेपर यूज हुआ है, क्या हम ये कह सकते हैं राष्ट्रीय कि इसकी फेस वैल्यू ज्यादा है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2000 रुपए की नोट की फेस वैल्यू ज्यादा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, ऐसा कह सकते हैं? क्या हम ये भी कह सकते हैं इसको कि इसकी प्रिंटेड वैल्यू ज्यादा है इसकी कमोडिटी वैल्यू से? मैं बताना क्या चाह रहा हूं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो जो सिक्के और मतलब जो जो नोट थे वो कलेक्ट करने को मैंने आपको बोला। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज हैज मोर फेस वैल्यू देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर हैज मोर प्रिंटेड वैल्यू देन इट्स कमोडिटी वैल्यू, तो आप समझ जाना जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं दोस्तों, जितने भी करेंसी नोट होते हैं उनकी प्रिंटेड वैल्यू या कह लो फेस वैल्यू वो हमेशा 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 ज्यादा होती है उनकी फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू से। राइट राइट। अब एक बात और, बिल्कुल ठंडे दिमाग से इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेना हमेशा के लिए दिमाग में। ईशा, आप इंटरव्यू रूम के अंदर बैठे हुए हो और आपसे ये बोला गया है कि मिस मिस ईशा सिंह आप ये बताइए सरकार ने 1 रुपी नोट की प्रिंटिंग क्यों स्टॉप कर दी? तो आप ये बोलना सर एक तो ये सरकार का डिसीजन है उन्होंने कर दी होगी, लेकिन ये वाली बात बोलना ना अच्छा नहीं लगता, मतलब वहां पर कह के उनकी मर्जी, तू कौन होता है बोलने वाला, ठीक है। मतलब मन तो ऐसा करता है मेरा इंटरव्यू रूम में बैठ के कि मैं ऐसे जवाब दूं कि जब कोई ऐसे ये अनशन सवाल पूछता है कि उन्होंने क्यों बंद कर दी, तो मन के अंदर आता है मेरा एक नोटोरियस जवाब, उनकी मर्जी, तेरा क्या लेना तेरा, चुप कर भूतनी के।
लेकिन फिर भी लगता है यार, नहीं यार, इसके हाथ में मेरा एसडीएम और डीएसपी बनाना लिखा हुआ है, तो छोड़ो जरा, 40 मिनट के लिए टॉलरेट कर लो इसको, फिर बाद में पकड़ लेंगे इसे। आप क्या बोलोगे ईशा वहां पर अच्छे बच्चे बनकर, कि हो सकता है सर जी और मैडम जी कि सरकार को इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रही हो, यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो जा रही हो इसकी, किससे, किससे, फेस वैल्यू से। तो ये फायदेमंद की बात होती है कि नुकसान की बात होती है? नुकसान। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं एक और बात, कल को अगर क्वेश्चन ही आ जाए, विच अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स डू यू कंसिडर एज बेस्ट दैट गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड द प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपी नोट्स। अब मयूर, 99% बच्चा तो पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में जानेगा, अच्छा बंद हो गई ये प्रिंटिंग, सच्ची मेरे पास तो पड़ा हुआ है। 1 रुपी नोट की सरकार ने जो प्रिंटिंग बंद कर दी, अगर आपको याद है, यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगा आजकल, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट डेफिनेशन, मोस्ट लॉजिकल, बेस्ट सुटेबल वे, और सारे ऑप्शंस लगते हैं कि सारे ठीक है, लेकिन उनमें से बेस्ट चॉइस बनानी होती है। तो अगर कल कोई आ जाए कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा पड़ रही थी सरकार को उसकी फेस वैल्यू से, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसकी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा पड़ रही थी उसकी कौन सी वैल्यू से, प्रिंटेड वैल्यू से, आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व दिमाग में? वरना क्या होगा कि सारे तरह के पैसे घूम जाएंगे, सिक्के घूम जाएंगे, नोट घूम जाएंगे, बटुआ भी खोलकर बैठ जाओगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और फिर इस क्वेश्चन की बियॉन्ड जाकर हिम्मत नहीं होगी ओएमआर शीट भरने की, वहीं अटके रह जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही चलता रहेगा, यार सुना तो था, पढ़ा तो था, यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं टैकल हो पा रहा, पता चला 17-18 मिनट तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर बिताती है, और बाहर आके कह रहे हैं यार मेंस तो छोड़ो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन छूट गया, प्रीलिम्स का पेपर छूट गया, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, वो नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाई। होमवर्क पहले से करके क्योंकि जाना पड़ता है, रणभूमि में खड़े होकर आप तलवार चलाना नहीं सीख सकते। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी या पेपर, या जिस भी चीज से वो बना हुआ है, वो सिक्का है या फिर अगर वो पेपर करेंसी है। 5 रुपए में क्या हो रहा था, ये वाला जो सिक्का था कहां गया, एक सेकंड बैक जानते। इसमें क्या हो रहा था, इसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, कम थी कि बराबर थी, बराबर थी। अब इस सिक्के के अंदर सरकार ने क्या सुनिश्चित करने की कोशिश करी है, किसको बढ़ाया है किसको कम करा है, फेस वैल्यू बढ़ा दी, इंट्रिंसिक वैल्यू कम कर दी है, ठीक है। 5 रुपए के अंदर ये चीज ज्यादा बेटर सूट होती है ईशा, प्रतिभा, के इंट्रिंसिक वैल्यू को कम करा है और फेस वैल्यू को बढ़ाया है, या 20 रुपए के सिक्के के अंदर ये चीज ज्यादा अच्छे से साबित होती है, बताओ क्यों? क्योंकि 20 और 5 के कंपैरिजन में फेस वैल्यू 20 की ज्यादा है ना, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू शाइनी हो सकता है कि ऊपर नीचे होकर भी ज्यादा फर्क इस पे ना पड़ा हो, लेकिन 20 का अमाउंट जाता है एज फेस वैल्यू, राइट। और यही केस है दोस्तों, यही केस है कि ये जो आपको नए नए सिक्के देखने को मिल रहा है, जैसे 10 रुपए के अंदर उन्होंने क्या करा, पुराना वाला आपको 10 रुपए का कॉइन याद होगा, ये वाला, ये वाला सबसे पहले जो चला था, कलर बस थोड़ा सा, मतलब वो टेक्सचर थोड़ा सा बदल गया है। एक इसको लेकर वो दिल्ली में नौटंकी नहीं चलती थी मयूर के, ये इसके ऊपर धारियां नहीं है इतनी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑटो वाले जो बोलते रहते थे, है ना, बड़ी हवा चली थी, अब सरकार ने प्रॉपर तरीके से इसको ऐसा कर दिया ये, ठीक है। बहुत लोग नहीं कहते थे नहीं यार क्या 10 का सिक्का दे रहे हो, ये नहीं चलता वो नहीं चलता, और आप कंप्लेन कर सकते हो ऐसे, ये वाला सिक्का जो चला ही चला था, ठीक है। अब सरकार ने जब 10 रुपए का सिक्का चलाया तो शुरू में उसके अंदर गलती करी ही नहीं, उन्होंने, देख रहे हो बीच में यहां पर दो धातुएं मिक्स हैं, दो धातुएं मिक्स हैं, इनको अगर पिघलाकर भी कोई बनाए कुछ भी, तो मुझे आप एक बार बता दो, 3 रुपए या 5 रुपए भी मिल सकते हैं किसी को पिघलाकर, जैसे कि उस 5 रुपए के सिक्के में रेजर ब्लेड बनाई जा सकती थी, बताओ इसको पिघलाकर कुछ बनाना पॉसिबल है? मतलब कुछ बनाना तो चलो पॉसिबल है, लेकिन 10 रुपए का मेटल प्राप्त हो जाएगा आपको इसको पिघलाकर? नहीं ना। इसमें
20 रुपए का मेटल प्राप्त हो जाएगा मयूर आपको ये पिघलाकर? लेकिन इसके अंदर 5 रुपए का मेटल प्राप्त हो जाएगा? इस वाले के अंदर हो पाएगा? नहीं। ये गोल्डन गोल्डन कलर का है, तो शिवांगी क्या इसके अंदर क्या गोल्ड यूज करा है सरकार ने? ये मिक्स करके बनाया गया है ना? इतना भी प्यार नहीं करती सरकार तुमसे कि गोल्ड बनाकर दे दे। तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी लाइक मेटल या कॉइन जिससे भी वो चीज बनी है। अकॉर्डिंगली मनी को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज स्टैंडर्ड मनी भी एंड क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मुझे एक बात बताइए, आपको स्टैंडर्ड मनी समझ में आया? स्टैंडर्ड मनी एंड स्टैंडर्ड कॉइन एक ही बात है। तो क्या ज्यादा होना चाहिए? बेस्ट सुटेबल कंडीशन क्या है जब सरकार को ठोकर लगी और सरकार को समझ में आ गया क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए? कौन सी वैल्यू? हमेशा फेस वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और इंट्रिंसिक वैल्यू कम होनी चाहिए। 1 रुपए का नोट क्यों रोका गया प्रिंट करने से? बिल्कुल। तो किसी को भी कोई ऐसी चीज लग रही है जो कि उसके पल्ले ना पड़ रही हो, समझ में ना आ रही हो? बताओ, एनीवन? कोई भी दिक्कत है किसी को यहां तक? अनुज, प्रतिष्ठा, मिसबा, जैद? ठीक है, एक बात और करते हैं टोकन कॉइन के बारे में। कुछ नहीं है, वही चीज है जो आप अभी सुन चुके हो। टोकन कॉइन या टोकन मनी इट रेफर्स टू स्मॉल कॉइन्स, छोटे छोटे सिक्के जिनकी फेस वैल्यू इज मच ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू। लेकिन इकोनॉमी को चलाने के लिए स्टैंडर्ड कॉइन होने चाहिए या फिर टोकन कॉइन होने चाहिए? बताओ। स्टैंडर्ड होने चाहिए, इक्वल इक्वल होनी चाहिए इनकी वैल्यू। स्टैंडर्ड मनी होना चाहिए कि टोकन मनी होना चाहिए? टोकन मनी होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉइन होना चाहिए कि टोकन कॉइन होना चाहिए? है ना, क्योंकि इससे क्या बचेगा? इससे क्या बचेगा? सरकार का पैसा बचेगा फॉर फॉर प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। प्रिंटिंग किसकी होती है और मिंटिंग किसकी होती है? वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन सर बता रहा हूं स्टेट भी ऐसी ना आज भी इस बकलोली के अंदर फंसा हुआ है पिछले 20 साल से। रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे वाले, लेकिन वो जानता है ना कि लोग बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ लेते हैं, वो बेसिक एस्पेक्ट नहीं जानते, और वो इसी चीज का हर एक एग्जामिनर फायदा उठाता है आज के केस में। आप उठा के देख लो, जिस दिन आप पूरा स्टैटिक कंप्लीट कर लोगे ना, आपका करंट अफेयर्स का विश्वास उठ जाएगा। मैं इतना बोल्डली कह सकता हूं अपने कोर्स के अंदर, आप अगर एक सिंगल करंट अफेयर का आइटम भी नहीं पढ़कर जा रहे हो, इन स्पाइट ऑफ दैट आप मेंस और प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हो। एक सिंगल करंट अफेयर का आइटम मत पढ़ो। जो करंट अफेयर पढ़ते हैं वो जिस कमरे में बैठे हैं वो उसी कमरे के अंदर बैठे रह जाएंगे और उसी गली के अंदर एक बारी उनकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत टाइम लग जाता है सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस करते हुए। पहली बात है, सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस करते हुए तो निकाले नहीं जा सकता कोई भी एग्जाम, वो एक अपने आप में एक ट्रैप होता है। जिस बंदी की शक्ल ही मैं शादी के स्टेज पर जाकर देखूं तो उसके साथ में हनीमून मनाने का कैसे सोचूं? करंट अफेयर भी कुछ ऐसी चीज होती है, जब भी मुझसे कोई करंट अफेयर की बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी की स्टेज पे किसी ने बंदी खड़ी कर रखी है और घूंघट उठा के मैंने देखा अंदर से मंजुलिका निकली, आधी रात को हनीमून के उधर उधर कर रही है, आमी जे तोमा शुदू जे तोमा, कि पता ही नहीं, मतलब उस बंदी को मैं जानता ही नहीं कि मैंने किसी भूतनी से शादी कर ली। ऐसी करंट अफेयर होते हैं। बीवियां बनाने वाली लड़कियां होती हैं कियारा आडवाणी जैसी। तो टोकन कॉइन्स या टोकन मनी रेफर्स टू स्मॉल कॉइन्स हुज फेस वैल्यू या जिनकी प्रिंटेड या इंस्क्राइब्ड वैल्यू इट इज मच ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। सारे के सारे जो इंडियन कॉइन्स हैं, अब ये पहले नहीं बोला जा सकता था, अब की बात कर रहा है, ऑल इंडियन कॉइन्स नाउ, ये वाला वर्ड ऐड जरूर कर देना, नाउ, ठीक है।
क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे ना, या अगर कहीं बताओगे नहीं, तो फिर एग्जामिनर इंटरव्यू वगैरह में फंसा सकता है फिर आपको भी फालतू में, है ना। कि आपने क्या वो न्यूज़ सुनी है क्या, 5 रुपए के सिक्के की दांतीबाजी होती थी, नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर वो पता चला पर्स से निकाल कर या कहीं से निकाल कर आपको दिखाने लग जाए, पूछने लग जाए, रियल सिचुएशन ऐसी अटपटी कर दे कि 5-6 मेंबर्स बैठे हुए हैं आपके सामने। क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, इंटरव्यू में गया था यूपीएससी में, अभी ही इज़ करेंटली एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, ठीक है। तो उससे वर्ल्ड का मैप बनवा लिया था उन्होंने A4 शीट पर देकर कि लो, उसने बोला इस कंट्री के बारे में मैं जानता हूँ, या पता नहीं क्या उसने क्या बोला, मुझे फुटबॉल की वाली टीम पसंद है, ऐसा कुछ बोला उसने। तो उन्होंने बोला ये लो पेन एंड पेपर, ये कंट्री ड्रॉ करके दिखाओ जरा, और बताओ जरा वर्ल्ड मैप में कहाँ देखती है। ऑल कॉइन्स नाउ लाइक दोस ऑफ 10 रुपी, 5 रुपी and 1 rupee etc are token coins because इनकी scribed value as money is far above the value of metal contained in the coin. These are issued to facilitate day-to-day requirements of the public. Similarly, a paper note like a 500 rupee note is token money for the same reason, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 500 रुपए है, लेकिन क्या अंदर 500 रुपए का पेपर यूज हुआ है क्या, जैसा कि मैं अभी आपको 2000 के केस में दिखा रहा था। इसके अंदर 500 रुपए का पेपर यूज हुआ है क्या, या इसके अंदर 2000 का पेपर यूज हुआ है क्या, बताओ। सिर्फ फेस वैल्यू ज्यादा है ना इसकी, हाँ के ना, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे यहां पर दोस्तों मनी की क्लासिफिकेशन की, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड मनी, टोकन कॉइन्स हमने पढ़ लिया है। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी बता दो ज़रा मुझे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बताओ, एनी वन, एनी डाउट। हाँ बताओ अनुज, क्या। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।